समस्तिका का ऑपरेशन हो चुका था और आगाज वेटिंग रूम में बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना अलाउड नहीं किया हुआ था, वरना वो तो कब का अंदर चला जाता। आगाज का दिल जोरों से धक धक कर रहा था और वही समस्तिका की हार्ट बीट भी एकदम से तेज होने लगी थी, लेकिन फिर अचानक ही वो ड्रॉप होने लगी। नर्स जो उसे एब्जॉर्ब कर रही थी वो हैरान रह गई। वो तुरंत वार्ड से बाहर आई और डॉक्टर की कैबिन की तरफ भाग गई। जैसे ही उसने डॉक्टर को समस्तिका की सिचुएशन के बारे में बताया, डॉक्टर तुरंत उसके साथ समस्तिका के वार्ड में आए और उन्होंने समस्तिका का चेकअप करना शुरू कर दिया। समस्तिका की हार्ट बीट लगातार ड्रॉप होती जा रही थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। उसका माइंड काम करना बंद कर रहा था। इंसान के शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका दिमाग होता है, और अगर वो काम करना बंद कर दे तो हर एक चीज अपना काम करना छोड़ देती है। ऐसे में इंसान के अंदर कुछ रह ही नहीं जाता। डॉक्टर ने जल्दी से नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहा, तो नर्स ने इंजेक्शंस रेडी किए। एक के बाद एक डॉक्टर ने 4-5 इंजेक्शन समस्तिका को लगाए, लेकिन 5 मिनट तक भी समस्तिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी हार्ट बीट लगातार ड्रॉप होती हुई इतनी ड्रॉप हो चुकी थी कि अब ऐसा लग रहा था जैसे समस्तिका बिल्कुल खत्म हो जाएगी। डॉक्टर नर्स की तरफ देखते हुए बोले, पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करो। नर्स तुरंत वहां से बाहर की तरफ आई और वेटिंग एरिया में आ गई। आगाज अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल रहा था। तभी नर्स उसके सामने आकर खड़ी हुई और आगाज ने नर्स की तरफ देखा और बोली, मेरी परी ठीक तो है ना? मेरी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, प्लीज कह दीजिए कि मेरी परी बिल्कुल ठीक है। नर्स घबराते हुए बोली, आई एम सॉरी, लेकिन शायद हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाएंगे। आगाज का दिल एकदम धक से रह गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, बकवास नहीं, मैं ऐसी कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी परी को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आपने कहा था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, मेरी परी को कुछ नहीं होगा। नर्स तुरंत बोली, लेकिन आप जानते हैं कि उनके ऑपरेशन में रिस्क था। उनकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। हम शायद ही आपकी वाइफ उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज तुरंत समस्तिका के वार्ड की तरफ भागा, लेकिन वार्ड के अंदर आते आते उसके कदम भारी होने लगे थे। उसका दिल घबराने लगा था। वो सांसें भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, नहीं नहीं परी, ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। मेरी जान हो तुम, मेरी परी हो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक सांस भी नहीं ले पाऊंगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने वार्ड का दरवाजा खोला तो नजरें सीधा समस्तिका की तरफ गई, जो बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। अगले ही पल आगाज के कानों में वेंटिलेटर की आवाज सुनाई दी, जहां से उसे समस्तिका की हार्ट बीट की आवाज आ रही थी, जो इतनी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी थी कि अब उस पर सीधी लाइन चलने लगी थी। डॉक्टर ने अपने ग्लव्स और अपनी कैप उतार दी थी। उनके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। वो आगाज की तरफ आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, आई एम सॉरी मिस्टर चौहान, बट योर वाइफ इज नो मोर। उनकी बात सुनकर आगाज ने एक पल उनकी तरफ देखा और फिर वापस उसकी नजरें अपनी परी पर गई। वो उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती थी? नहीं, इतनी आसानी से तो उनका साथ खत्म नहीं हो सकता था। किस्मत से लड़कर उसकी परी उसके पास आई थी। वो तो ऐसी किस्मत से हार कर उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, आप पेशेंट का चेहरा देख लीजिए, उसके बाद हमें उनकी बॉडी को कवर करना होगा। आप जानते ही हैं दुबई में लास्ट रिचुअल कैसे होते हैं। आगाज उनकी बात सुनकर पूरी तरह से कांप उठा। वो अपनी भारी भारी कदमों से समस्तिका के पास आया। डॉक्टर वहां से जा चुके थे, लेकिन नर्स बाहर की तरफ ही खड़ी थी। उसे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। आगाज समस्तिका के बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ और बोला, शरारतें कर रही हो ना, जैसे बचपन में करती थी, रूठ कर चली जाती थी और फिर पूरा पूरा दिन मेरे पास नहीं आती थी। मेरा इंतजार करती थी तुम, कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें मनाऊं, है ना? अब भी वही शरारती कर रही हो ना? पर अब मैं तुम्हारे ड्रामे में नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ तुम ड्रामा कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाऊं, तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करूं कि हाँ उठो और देखो मुझे।
पर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं उठना ना, कोई बात नहीं, मत उठो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, देखना, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। ये बोलकर आगाज अपने हाथों को बांधकर खड़ा हो गया और उसने अपना चेहरा समस्तिका से घुमा लिया। समस्तिका बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। आगाज तकरीबन 3, 4, 5 मिनट यूं ही अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने पलटकर वापस समस्तिका की तरफ देखा और बोला, अभी तक तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ, जल्दी से खुद से ड्रामा खत्म करो। मैं तुम्हें नहीं मनाऊंगा, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम जानती हो तुम्हारे नमूने का गुस्सा कितना भयंकर है। फिर बाद में मुझे मनाती रह जाओगी, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। ये बोलकर अब उसने कुछ पल फिर से समस्तिका को यूं ही देखा और वापस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड से नाराज हो गया हो। तकरीबन 5 मिनट और बीत गए। आगाज यूं ही अपनी जगह पर खड़ा रहा। समस्तिका ने जब कोई हलचल नहीं की तो अब आगाज उसके और ज्यादा करीब हुआ। वो फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुम मत करो अपना ड्रामा खत्म, मैं ही कर देता हूँ। उठो ना परी, देखो मैं तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, मत आना। मैं रोज तुम्हारा पार्क में इंतजार करूंगा और तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट भी लेकर आऊंगा। तुम्हारा जब मन करे तुम मेरे पास आ जाना, लेकिन ऐसे छोड़कर तो मत जाओ। तुमने वादा किया था तुम अपने नमूने को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तो फिर अपना वादा क्यों तोड़ रही हो? अच्छा चलो अब जिद छोड़ो, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। ये बोलते हुए उसने बड़े ही प्यार से समस्तिका के गाल पर अपना हाथ रखा, लेकिन समस्तिका ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। आकाश एक बार फिर से बोला, अब मैं 5 तक काउंटिंग करूंगा, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली ना तो देख लेना। अब मैं तुम्हें प्यार से मनाने आया हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी जगह से नहीं उठी तो मैं फिर से रूठ जाऊंगा। ये बोलकर उसने अब समस्तिका का चेहरा अपने हाथों में अच्छे से थाम लिया और काउंटिंग करने लगा। आकाश समस्तिका की तरफ देखते हुए काउंटिंग कर रहा था। उसने अपना हाथ समस्तिका के चेहरे पर रखा हुआ था और काउंटिंग करते हुए वो बोला, 5, 4, 3, 2, 1। उसका एक एक शब्द तकरीबन 2, 2, 3, 3 मिनट बाद निकल रहा था और जैसे ही उसने एक कहा, अचानक से समस्तिका की पलकें फड़फड़ाने लगी। आगाज के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जानता था कि उसकी काउंटिंग पर समस्तिका अपनी आंखें जरूर खोलेगी, लेकिन समस्तिका ने अभी भी अपनी आंखें पूरी तरह से खोली नहीं थी। उसकी बस पलकें हल्की सी फड़फड़ाई थी और सामने वेंटिलेटर पर उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए चली और फिर अगले ही पल एक बार फिर से लाइन बन गई। नर्स जो बाहर खड़ी थी वो आगाज और समस्तिका की तरफ देख रही थी। उसकी खुद की आंखों में आंसू थे। दुबई में उन्हें इस तरह के इमोशंस देखने को बहुत कम मिलते थे, लेकिन आगाज और समस्तिका को देखकर वो उन पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाई। आगाज समस्तिका की हार्ट बीट एक बार फिर से ड्रॉप करते हुए देख बोला, 5, 4, 3, 2, 1। इस बार उसने काउंटिंग बहुत ज्यादा जोरों से और बहुत तेजी तेजी से की थी। जैसे ही उसने 1 कहा, एक बार फिर से वेंटिलेटर पर समस्तिका की हार्ट बीट चलने लगी। आगाज अब लगातार 5, 4, 3, 2, 1 बोले जा रहा था। वो दोनों बेशक से मैच्योर हो गए थे, लेकिन उन दोनों का जो रिश्ता था उनका बचपन का रिश्ता था। तो कैसे ही एक दिल दूसरे दिल की ना सुनता, हमेशा से उनका यही रहा था। जब भी आगाज नाराज होता तो समस्तिका काउंटिंग करने लगती और काउंटिंग खत्म होते ही आगाज मान जाता, और अगर समस्तिका नाराज होती तो आगाज भी उसे काउंटिंग करके ही मनाता। वो लगातार अभी काउंटिंग कर रहा था और समस्तिका की आंखें अब पूरी तरह से फड़फड़ाने लगी थी। नर्स ने जैसे ही ये चमत्कार देखा वो तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास गई। अगले ही पल डॉक्टर भी अपनी जगह से उठकर समस्तिका के वार्ड की तरफ आए। तो समस्तिका की आंखें खुलते हुए देख और उसके हाथों में हलचल होते हुए देख हैरान रह गए और तुरंत बोले, दिस इज फकिंग अनरियल, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? नर्स डॉक्टर की बातों का कोई जवाब दे ही नहीं पाई। डॉक्टर तुरंत आगे की तरफ आए और आगाज की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज आप साइड हट जाइए मिस्टर चौहान, शायद गॉड ने आपकी वाइफ को सेकेंड चांस दिया है। आगाज डॉक्टर की बात सुन रहा था, लेकिन उसकी नजर समस्तिका पर थी। आगाज खुद से ही बोला,
गॉड को सेकेंड चांस तो देना ही था और वो कितना गलत करेंगे मेरी परी के साथ। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा समस्तिका के चेहरे पर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू समस्तिका के चेहरे पर गिरने लगे थे, जिन्हें महसूस कर समस्तिका की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। आगाज ने अपना चेहरा उसके चेहरे से हटाया और रोते हुए उसकी तरफ देखने लगा। समस्तिका एकदम गहरी सांस लेते हुए बोली, चौहान साहब। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही थी और बहुत भारी भी हो चुकी थी। आगाज तुरंत उसका हाथ थाम कर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल भी बोलना नहीं है तुम्हें। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, बस तुम चुप रहो। तुम्हारी आंखें खुल गई, तुम्हें होश आ गया, इतना काफी है। समस्तिका ने उसकी बात सुनी, लेकिन अब कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने के लिए उसके पास हिम्मत ही नहीं थी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने नर्स को तुरंत समस्तिका को ड्रिप वगैरह लगाने के लिए कहा। आकाश ने समस्तिका का हाथ अपने हाथों में अभी भी कसकर थामा हुआ था। उसकी नाजुक सी परी अभी भी नहीं बदली थी, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे बचपन में थी। तकरीबन 1 घंटा आगाज ही समस्तिका को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और समस्तिका उसे इशारों से ना रोने के लिए कह रही थी, लेकिन आगाज खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। समस्तिका ने अपना हाथ अपने बिस्तर पर हल्का सा थपथपाया तो आगाज तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। तुम बहुत बुरी हो परी, बहुत बुरी हो। तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। समस्तिका ने एक बार फिर से अपना हाथ बिस्तर पर रखकर थपथपाया तो आगाज मुंह बनाते हुए बोला, पहले वादा करो कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझे छोड़कर जाने का नहीं सोचोगी। तुम्हें पता है मेरी जान निकल रही थी। आगाज की बात सुनकर शम्स्तिका ने अपना हाथ आगाज के हाथ में पूरी तरह से कस दिया। आगाज अब मुस्कुराया और उसके बगल में लेट गया। उसका हाथ शम्स्तिका के चेहरे पर था और वो दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा था। शम्स्तिका नहीं बोल रही थी, लेकिन आगाज पता नहीं उसे कौन सी बातें सुनाने लगा था। वो सारी बचपन की बातें जो अभी तक भूला नहीं था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें रेड फ्रॉक में देखना है। तुम्हारी वो रेड फ्रॉक जिस पर डिज्नी का प्रिंट था और साथ में तुम्हारे व्हाइट सैंडल। समस्तिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसे ये बात जानकर अच्छा लग रहा था कि आकाश ने बचपन की यादों को अभी तक अपने दिल में रखा है। धीरे धीरे समस्तिका उसकी बातें सुनते हुए नींद में जाने लगी थी। दवाइयों का असर उस पर बहुत ज्यादा था और उसके सोने के बाद आकाश का जैसे एकदम से ब्रेक डाउन हो गया। वो खुद को खुश रखने की, खुश दिखाने की समस्तिका के सामने पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना टूट गया था ये सिर्फ वही जानता था। वो जब बच्चों की तरह अपनी परी को उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसके अंदर से क्या हालत है वो सिर्फ वही महसूस कर सकता था। उसका मन तो कर रहा था कि कहीं से कुछ उठाए और अपने सीने पर मारे। अगर उसकी परी इस दुनिया में नहीं तो उसे भी नहीं जीना था। वो भी खुद को बस खत्म कर लेना चाहता था। लेकिन उसकी परी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे सांसें दे दी। आगाज ना जाने कितना ही वक्त समस्तिका को यूं ही देखता रहा और फिर बिस्तर से साइड हट गया। उसे डॉक्टर के पास जाना था और उनसे पूछना था कि अब समस्तिका की हालत कैसी है। लेकिन जब वो वहां से साइड हटा तो उसके वहां से जाने से पहले ही समस्तिका ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसने तुरंत पलटकर समस्तिका की तरफ देखा तो समस्तिका ने अपना चेहरा ना में हिलाया। वो नहीं चाहती थी कि आकाश फिलहाल के लिए उसे छोड़कर कहीं जाए। आकाश वापस उसके बगल में लेट गया और एक बार फिर से उसके बालों को सहलाने लगा। तकरीबन 1 घंटा और उसे समस्तिका को दोबारा सुलाने में लगा और फिर उसने समस्तिका का गाल हल्का सा थपका कर पहले इसे चेक किया कि कहीं वो जाग तो नहीं रही। जब उसे पूरा यकीन हुआ कि वो सच में गहरी नींद में जा चुकी है तो वो बिस्तर से उठा। उसे ना सिर्फ डॉक्टर के पास जाना था बल्कि इंडिया कॉल भी करना था। आस्तिक को, वैष्णवी जी को, सबको समस्तिका की हालत के बारे में बताना था। समस्तिका अपनी सबसे बड़ी जंग जीत गई थी। इस बात की खुशी जितनी उसे थी उतनी ही बाकी सबको भी होने वाली थी। वो पहले डॉक्टर से बात करने गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि 3-4 दिन उन लोगों को हॉस्पिटल रहना पड़ेगा और उसके बाद समस्तिका को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल समस्तिका अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जल्दी ही वो पूरी तरह से रिकवर कर लेगी। आगाज उनकी बात सुनकर तुरंत बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर।
ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर खुश होता हुआ बाहर की तरफ आया। उसने अब तुरंत अपने फोन से वैष्णवी जी को कॉल किया। सामने से वैष्णवी जी ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, आकाश खुश होते हुए बोला, मॉम, समस्तिका की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। वो बहुत जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैं बहुत जल्दी ही उसे इंडिया वापस लेकर आऊंगा। सामने से वैष्णवी जी की कोई आवाज नहीं आई तो आकाश एक बार फिर से बोला, आप ठीक तो है ना मॉम? वैष्णवी जी की अब थोड़ी परेशानी बड़ी आवाज आई, हाँ मैं ठीक हूँ आकाश, बस तुम और समस्तिका ठीक हो और हमें क्या चाहिए? अच्छा, मैं एक बार तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और आकाश हैरान रह गया कि आखिर वैष्णवी जी ने इतनी कम बातें करके ही फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया। लेकिन वो दोबारा वैष्णवी जी को कॉल करता उससे पहले ही नर्स उसके पास आई और बोली, आपकी वाइफ की आंख खुल गई है और वो आपको बुला रही है। आकाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाय मेरी परी, एक पल के लिए भी मेरे बिना नहीं रह सकती। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वापस समस्तिका के पास आ गया। समस्तिका को देखकर वो बाकी सब भूल चुका था, लेकिन इंडिया में जो तूफान आया था वो भूलने वाली चीज नहीं थी। समस्तिका ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी, लेकिन एक और जंग उसका इंतजार कर रही थी, जिसका पता उसे इंडिया आने के बाद ही लगने वाला था। आकाश जैसे ही समस्तिका के वार्ड में आया, उसकी नजरें समस्तिका की तरफ गई, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि आकाश उसे ऐसे छोड़कर जाए, लेकिन आकाश के तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो उड़ रहा था, कभी इधर और कभी उधर। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर आकाश खुद से ही बोला, अब तो तेरे एल लग गए। ये बोलकर वो आगे की तरफ आया। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी परी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? समस्तिका ने मुंह बनाया और बोली, मुझसे बात मत कीजिए। आकाश तुरंत बोला, बात नहीं करूंगा, रोमांस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम रोमांस करने की हालत में नहीं हो पड़ी, वरना मैं तुम्हें छोड़ता क्या? ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। वो समस्तिका के बालों को सहलाने लगा था, लेकिन समस्तिका नजरें उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने अभी भी अपना मुंह बनाया हुआ था। उसके चेहरे पर उसकी कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो किसी तरह बस खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और आकाश भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। कुछ देर बाद नर्स वहां पर आई और समस्तिका को इंजेक्शन वगैरह लगाने लगी। आकाश समस्तिका की नाराजगी देखकर जल्दी से बोला, आप मेरी परी को बार बार ये इंजेक्शन मत लगाइए, उसे दर्द होता है। समस्तिका ने तिरछी नजरों से उसे देखा। आकाश जल्दी से बोला, तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता था ना, इसलिए मैं नर्स को समझा रहा हूँ। देखो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। उसकी बात सुनकर समस्तिका अब मुस्कुराने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे और हॉस्पिटल में उन दोनों को रहते हुए 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में आकाश ने समस्तिका का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। समस्तिका की तबीयत में काफी सुधार आ चुका था और वो उठने बैठने की हालत में आ चुकी थी और हल्का फुल्का खाने पीने भी लगी थी। डॉक्टर ने बाकी सारी चीज भी आकाश को समझा दी थी कि कैसे उसे समस्तिका की केयर करनी है। लेकिन एक बात थी जो शायद समस्तिका की लाइफ में हमेशा ही प्रॉब्लम देने वाली थी, और वो था कि उसकी याददाश्त अब कमजोर होने लगी थी। वो अब अक्सर अपनी चीज भूल जाया करती थी, और ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आगाज ने अब इस चीज के लिए भी उनको प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट चीजों पर अब वो खुद ध्यान रखने वाला था। अपनी परी को तो वो बस आराम करवाने वाला था या फिर उसके साथ बहुत सारा रोमांस करने वाला था। आज 4 दिन बाद समस्तिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। आगाज ने डिस्चार्ज मिलते ही घर पर इंडिया में कॉल किया, लेकिन सामने से किसी ने कॉल रिसीव किया ही नहीं। अब आकाश परेशान हो चुका था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वैष्णवी जी उसका फोन अटेंड ना करे। अब उसने तुरंत तरुण को चौहान मेंशन भेज दिया था, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर गड़बड़ क्या है। तरुण को फोन करने के बाद वो खुद समस्तिका के साथ अपने प्राइवेट विला के लिए निकल चुका था, लेकिन अभी भी वो लोग अपने प्राइवेट विला में पहुंचे भी नहीं थे कि आकाश का फोन बजने लगा। उसने अपने फोन की तरफ देखा जहां पर तरुण का कॉल आ रहा था। तरुण का कॉल आते देख उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर आकाश के होश उड़ गए और चेहरा गुस्से से
कांपने लगा। समस्तिका जो मुस्कुराती हुई उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी, उसने आगाज की तरफ देखा तो थोड़ा हैरान हुई। जैसे ही आगाज ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, वो तुरंत बोली, क्या हुआ चौहान साहब, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? आगाज ने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो समस्तिका से कहे तो कहे क्या, क्योंकि पिछले 3 दिनों से समस्तिका उससे बोल रही थी कि वो बच्चों से बात करना चाहती है, लेकिन आगाज किसी न किसी बहाने से उसे टाल रहा था, क्योंकि वैष्णवी जी उससे ढंग से बात कर ही नहीं रही थी। और अब आगाज को समझ आ चुका था कि आखिर वो गड़बड़ क्या है जिसकी वजह से वैष्णवी जी उसे पिछले 3-4 दिनों से परेशान महसूस हो रही थी। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो मैं चाहता था कि हम लोग कुछ दिन यहाँ पर बिताए। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तभी हम लोग वापस इंडिया जाए चौहान मेंशन, लेकिन लगता है समस्तिका हमें जल्दी ही जाना होगा। समस्तिका हैरानी से बोली, लेकिन क्यों चौहान साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? बच्चे बच्चे तो ठीक है ना? आकाश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, मेरी समस्तिका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं हो सकती है ना? समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ चौहान साहब, लेकिन आखिर बात क्या है? उसका सवाल सुनकर आगाज ने कुछ कहा जिसे सुनकर समस्तिका की आंखों में नमी थी। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम रो रही हो, मतलब तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो? समस्तिका ने तुरंत अपने आंसू साफ किए और बोली, अब तक अमान चौहान ने उस लड़की को देखा है जो उससे प्यार करती थी, लेकिन अब वो एक माँ को देखेगा। चौहान साहब, जब समस्तिका अपनी जिंदगी की जंग जीत गई तो अमान चौहान तो चीज क्या है जिसका खुद का जमीर नहीं, वो मुझे क्या हराएगा? उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। आगाज ने अब गाड़ी बिला के अंदर एंटर ही की थी। वो तुरंत अपने आदमी से बात करने लगा और कुछ ही देर में वो लोग अपने प्राइवेट जेट के पास पहुंच चुके थे, जहां से समस्तिका को लेकर आगाज सीधा इंडिया जाने वाला था। हालांकि समस्तिका को इन सब में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। सर्जरी के बाद इतना लंबा सफर उसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से डिस्टर्ब करने वाला था, लेकिन अपने बच्चों के लिए समस्तिका कुछ भी कर सकती थी। और जब आकाश उसके साथ था तो उसे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो दोनों जेट में बैठे और आकाश ने समस्तिका को कंफर्टेबल करने के लिए हर चीज की अरेंजमेंट कर ली थी और साथ ही साथ इंडिया में भी डॉक्टर से बात करनी शुरू कर दी थी, ताकि समस्तिका के जो चेकअप्स और मेडिसिन चलने वाली है वो सब उन्हें इंडिया में प्रोवाइड हो जाए। एक तो दुबई से इंडिया सफर ही बहुत लंबा था और ऊपर से बेचैनी जो समस्तिका को महसूस हो रही थी वो उसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। लेकिन जब वो वक्त नहीं रहा, जब समस्तिका ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, तो ये वक्त भी कैसे रहने वाला था? वक्त बीतता गया और अब पूरा दिन बीत चुका था। अगले दिन जब वो लोग इंडिया पहुंचे तो सुबह का वक्त था। प्राइवेट जेट से उतरकर वो लोग तुरंत चौहान मेंशन के लिए निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी जी गुस्से से अमांस की तरफ देख रही थी। उनके हाथों में चाय की ट्रे थी। उन्होंने जैसे ही चाय की ट्रे टेबल पर रखी, अमांस गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है? ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखी हुई चाय उठाई और उसे नीचे जमीन पर पटक दी। वैष्णवी जी एकदम हैरान रह गई। वहीं साथ बैठी रितिका के चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट आ गई। अमांस वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, लगता है जैसे जैसे तुम बूढ़ी होती जा रही हो वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैंने तुमसे चाय नहीं कॉफी मांगी थी। वैष्णवी जी तुरंत बोली, लेकिन मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझसे चाय ली, उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही रितिका बोली, लगता है तुम हमारे सामने अपनी जुबान चलाने वाली आदत से बाज नहीं आओगी, तुम्हारा कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अमांस तुरंत बोला, जब परमानेंट इलाज करना ही है तो देरी किस बात की, बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? रितिका मुस्कुराई और बोली, अगर जुबान ज्यादा चलती है तो जुबान ही काट देनी चाहिए, ना रहेगी जुबान और ना ही इस लंबी सी जुबान से हमें कोई प्रॉब्लम होगी। उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी के होश उड़ गए। वैष्णवी जी हैरानी से अमांस की तरफ देख रही थी। बेशक से अमांस उनका सौतेला बेटा था, लेकिन कभी उन्होंने अमांस और आकाश में कोई फर्क नहीं किया था। लेकिन आज जितनी आसानी से रितिका और अमांस ने
प्रूव कर दिया था कि सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है। उन्हें हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो बेटा जो कभी उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा था, जिसके एक बोल पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, आज वो उनकी जुबान काटने की बात कर रहा था। रितिका अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, जब उनकी जुबान काटनी ही है तो देरी किस बात की? ये शुभ काम मैं अभी कर देती हूँ। ये बोलकर उसने एक सर्वेंट की तरफ देखा और बोली, जाओ जाकर चाकू लेकर आओ। वैष्णवी जी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने की? रितिका तुरंत बोली, खबरदार अगर फालतू की जुबान चलाई तो तुम जानती हो ना, अगर तुम्हारी जुबान चली और हम नाराज हो गए तो क्या हो सकता है? तुम्हारा वो आस्तिक जिसे तुम अपने सीने से लगा कर रखती हो, वो तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वैष्णवी जी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। पिछले 4 दिनों से उन लोगों ने उनका खून पी रखा था। ना सिर्फ उन्हें बल्कि गिरिराज जी को भी हद से ज्यादा परेशान कर रखा था। मुस्कान का भी जीना हराम कर रखा था, सिर्फ एक धमकी पर कि अगर उन लोगों ने जरा सा भी तमाशा किया या फिर किसी को कुछ बताया कि उनके साथ चौहान मेंशन में क्या हो रहा है, तो वो लोग आस्तिक को वहां से ले जाएंगे, क्योंकि अमांस के पास आस्तिक के कस्टडी पेपर थे जिसमें साफ लिखा था कि समस्तिका आस्तिक को नहीं संभाल सकती, क्योंकि समस्तिका को ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो आस्तिक का ख्याल नहीं रख सकती। और समस्तिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, जबकि रितिका अपना बच्चा खो चुकी है। और अमांस और रितिका अब कभी माँ बाप नहीं बन सकते, इसलिए उन्हें आस्तिक चाहिए ताकि वो आस्तिक को वो सारी खुशियां दे सके जो आस्तिक डिजर्व करता है। उनकी जिंदगी की कमी भी पूरी हो जाएगी। आस्तिक को भी वो सब मिलेगा जो उसे चाहिए। उसकी दलीलों पर कोर्ट ने उसे कस्टडी की स्पेशल परमिशन दे दी थी, जिसकी वजह से अगर आगाज और समस्तिका कस्टडी केस लड़ना चाहते हैं तो वो केस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो आस्तिक पर अमांस का पूरा हक है। वैष्णवी जी को अमांस और रितिका पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही सर्वेंट तुरंत बोली, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती है मैडम, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। रितिका गुस्से से बोली, अगर तुम मुझे चाकू नहीं लाकर दोगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बड़ी मालकिन की जुबान नहीं काट पाऊंगी? मैं इसकी तो जुबान काटूंगी ही, बल्कि साथ में तुम्हारी भी काट दूंगी। जाओ जल्दी से जाकर चाकू लेकर आओ। उसकी धमकी सुनकर वो सर्वेंट जल्दी से किचन में गई और फिर चाकू लेकर आई। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। रितिका ने उसके कांपते हुए हाथों से चाकू लिया और फिर वैष्णवी जी की तरफ देखकर अपने कदम बढ़ाने लगी। वैष्णवी जी के चेहरे पर डर झलकने लगा। इतना तो वो समझ चुकी थी कि अमांस और रितिका इतनी ज्यादा बदतमीज और पत्थर दिल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका कोई दीन ईमान नहीं और इंसानियत नाम की तो उनके अंदर कोई चीज ही नहीं थी। रितिका के चेहरे पर एविल स्माइल थी। उसने वैष्णवी जी का चेहरा नीचे से पकड़ा और बोली, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। अपने सौतेले बेटे से ज्यादा तुमने अपनी सगी बेटी को प्यार किया था और देखो अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। अगर यही प्यार और यही धन दौलत जो तुमने अपने सगे बेटे को दी है वो सौतेले को दी होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। ये बोलकर उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ चाकू वैष्णवी जी की मुंह की तरफ बढ़ाया। वैष्णवी जी ने तुरंत उसे दूर झटक दिया और बोली, बकवास बंद करो। ये उस प्यार का नतीजा है जो आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर अपने सौतेले बेटे को कभी अपने सीने से लगाया ही नहीं होता तो मुझे इतनी तकलीफ ही नहीं होती। वैसे एक बात तो तुमने सच साबित कर दी अमांस, कि बेशक से सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, वो कभी डंक मारना नहीं छोड़ता। उसे जब भी मौका मिलेगा तो वो खुद को दूध पिलाने वाले को भी नहीं छोड़ता। उनकी बात सुनकर अमांस का चेहरा गुस्से से कांप उठा। वो तुरंत बोला, तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया कि तू मेरे सामने जुबान चलाएगी? ये बोलकर वो जैसे ही वैष्णवी जी की तरफ बढ़ने लगा, अचानक ही किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। अमांस पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसे किसी और ने नहीं बल्कि मुस्कान ने धक्का दिया था। मुस्कान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, से मौनियो, सही कहती थी समस्तिका तुम्हारे बारे में कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। जो अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा वो किसे छोड़ेगा? पर एक बात कहूँ तुमसे अमांस चौहान, कि जो कुछ तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
एक दिन तुम हद से ज्यादा पछताओगे, लेकिन उस दिन तुम्हारे पछतावे का भी कोई फायदा नहीं होगा। अमांस ने मुस्कान के मुंह से जब कड़वी बातें सुनी तो वो अपना कंट्रोल खोते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अमांस चौहान को धक्का दिया। ये बोलकर वो तुरंत मुस्कान की तरफ बढ़ गया और अगले ही पल उसने मुस्कान के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। मुस्कान दर्द से चिल्ला पड़ी। अमांस उसके चेहरे पर झुका और बोला, लगता है तुम्हारी समस्तिका ने तुम्हें मेरे बारे में बाकी सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये बताना भूल गई कि मैं लड़कियों का क्या हाल करता हूँ। बहुत दिन हो गया ना तुम्हें चौहान मेंशन में रहते हुए, लेकिन किसी ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम जैसी लड़कियों को चाहिए होता है। तो चलो आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूं। उसकी बात सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। अमांस उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। मुझे न किसी का डर है और ना ही कोई शर्म लिहाज। और रही बात रितिका की, तो अब एक पति हमेशा अपनी पत्नी से ही अपनी जरूरत पूरी करे, जरूरी तो नहीं ना। उसकी बात सुनकर अब तो मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो गुस्से से दांत पीसती हुई बोली, खबरदार अगर मुझे समस्तिका समझने की कोशिश की तो तुम जैसी लड़की को मजा चखाना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत ज्यादा जबानी फूट रही है ना तुम्हारे अंदर। अगर मैंने तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया तो मैं भी मुस्कान शर्मा नहीं। अमांस उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये बोलकर उसने मुस्कान का हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। वैष्णवी जी ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, खबरदार अगर मुस्कान को हाथ भी लगाया तो। अमांस ने अगले ही पल उन्हें जोर से धक्का दिया तो वो सीधा जमीन पर जाकर गिरने लगी, लेकिन उनके गिरने से पहले ही किसी ने उन्हें अपनी बाहों में संभाल लिया था और वो कोई और नहीं, समस्तिका थी। समस्तिका गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए अमांस की तरफ देख रही थी और इस वक्त उसकी आंखों में आग जल रही थी। अमांस ने जैसे ही उसे देखा वो तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम यहाँ इतनी जल्दी, तुम ठीक भी हो गई। मैंने तो सुना था तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम लुढ़क न जाओ, लेकिन तुम तो यहाँ पर वापस भी आ गई। अमांस की बात सुनकर समस्तिका को तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन समस्तिका के साथ उसके पीछे खड़े शख्स की भी गुस्से से मुठियां कस रही थी। वो कोई और नहीं आकाश था। आकाश आगे की तरफ आया और समस्तिका और वैष्णवी जी के आगे खड़ा होकर अमांस की तरफ देखते हुए बोला, तुम में मर्दों जैसी तो कोई बात पहले भी नहीं थी, लेकिन इतने नामर्द निकलोगे इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था। अमांस उसकी बात सुनकर गुस्से से कांपने लगा। वो जबड़े कसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे नामर्द कहा। ये बोलकर उसने आकाश पर अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन आकाश ने अपने हाथ से उसका हाथ रोक दिया और बोला, तुझे आज तक सजा नहीं दी, जबकि तेरी गलतियां ऐसी थी कि एक पल भी मैं खुद को रोक नहीं सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए तुझे सजा नहीं दे पाया क्योंकि पहले मेरी परी मेरे साथ नहीं थी और जब वो वापस मेरे पास आई तो मैं अपनी ही चीजों में इतना उलझ गया था कि तुझ पर ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन अब तेरी एक एक हड्डी मैं तसल्ली से तोड़ूंगा। ये बोलकर उसने अगले ही पल अब अमांस की कलाई पूरी तरह से मरोड़ दी और उसे एक झटके में छोड़ दिया तो अमांस की दर्द से चीख निकल गई। उसकी कलाई टूटने की आवाज सबको दूर तक सुनाई दी थी। अमांस के चिल्लाने की आवाज सुनकर आकाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, देखा मैंने कहा था ना तुझसे, तुझमें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। इतने नाजुक तो फूल भी नहीं होते जितना नाजुक तू है, पर कोई बात नहीं, तेरी नाजुकता को मैं अब अच्छे से हैंडल करूंगा। ये बोलकर उसने अब अमांस को गिरेबान से पकड़ लिया और उसके पेट पर जोरदार पंच दे दिया। अमांस की चीख एक बार फिर से निकल गई। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और अपने दूसरे हाथ से, जो कि लगभग से टूट चुका था, आगाज को धक्का देने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उस हाथ पर जरा सा जोर डाला, उसकी खुद की दर्द से आग निकल गई। आगाज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल अब उसने अमांस की गर्दन पर जोर से अपनी कोहनी मारी। अमांस तुरंत पीछे की तरफ हटने लगा, लेकिन वो हटता उससे पहले ही आगाज उस पर वार कर चुका था और वो खुद को संभालता उससे पहले ही अब आगाज ने जोर से उसके पेट पर लात मारी। अमांस सीधा जमीन पर जाकर गिरा। रितिका जो चुपचाप ये सब देख रही थी, अब वो जल्दी से आगे की तरफ आई और आगाज को
धक्का देते हुए बोली, छोड़ो अमांस को। अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा और वो भी सीधा अमांस के ऊपर जाकर गिरी। एक ही थप्पड़ में आगाज ने उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया था।